नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल सुबोध गुरुजी में। मैं निरंजन चौहान, व्याख्याता कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, आपका वार्म वेलकम करता हूं दोस्तों। 10th पास आउट जो विद्यार्थी हैं और जो बच्चे CA/CPT एंड CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए हम जो स्टडी बिजनेस स्टडी का जो मटेरियल आपके सामने पेश कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसके अंतर्गत आप अपने आप को इस सब्जेक्ट से जोड़कर अपने सारी संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, अपनी नीड्स हैं, जो स्टडी से संबंधित हैं, उनको पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो आपके सामने सब्जेक्ट लेकर आए हैं वह है बिजनेस स्टडी। हमने इसके पार्ट 1 के बारे में देखा, सिलेबस के बारे में हमने इसकी चर्चा की। उसके बाद में हमने सिलेबस को चैप्टर्स के रूप में लेना शुरू किया और चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद कल हमारा जो टारगेट रहा वो था टाइप्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के जो स्वरूप है दोस्तों। कल हमने उसके अंदर चर्चा की, तो हमने व्यवसाय के 5 स्वरूपों को देखा। उन 5 स्वरूपों में सबसे पहला जो था एकल व्यवसाय हुआ दोस्तों, सेकंड जो था वह HUF हुआ दोस्तों, थर्ड जो था वह साझेदारी है, फोर्थ जो है वह सहकारिता है और फिफ्थ जो है दोस्तों वह कंपनी है। ठीक है दोस्तों, हमने एकल व्यवसाय के बारे में देखा कि एकल व्यापार क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, उसके मीनिंग को देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखा, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को देखा, उसके लाभ दोषों के बारे में हमने चर्चा की। कुल मिलाकर हमने एकल व्यापार के संपूर्ण भाग को अच्छे ढंग से देखा। उसके बाद दोस्तों संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में देखा दोस्तों। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में हमने देखा कि HUF क्या है और भारत के अंतर्गत जो है HUF की स्थितियां, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके हमने 2 पार्ट्स के अंदर देखा, न्यायभाग प्रणाली और विनाशा प्रणाली के अंदर देखा। उसके बाद हमने इसकी विशेषताएं देखी, इसके फीचर्स देखे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। उसके बाद में हमने HUF के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, लाभ और दोषों के बारे में चर्चा की। ये दोस्तों कुल मिलाकर हमारे अध्याय 2 चैप्टर 2 के अंतर्गत हमारे 2 टॉपिक थे वह क्लियर हुए, जिनमें सोल प्रोप्राइटर और HUF के बारे में हमने अभी तक अच्छे ढंग से चर्चा की। अब दोस्तों हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक हमारा रहता है वह है साझेदारी, पार्टनरशिप। कौन सी थी दोस्तों? साझेदारी। पार्टनरशिप। देखिए दोस्तों, जब हम एकल व्यापार की बात करते हैं, जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, उसके बाद में हमारा जो बिजनेस का थर्ड टाइप जो हमारे सामने देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है दोस्तों साझेदारी। देखिए दोस्तों, साझेदारी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। यानी हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, जब इंग्लैंड हमारे देश के ऊपर शासन करता था, तब उन्होंने जो सिंगल ट्रेड थे, जो स्वप्राकृतिक थे, उनके बारे में देखा कि वह अकेला अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, और जब उस अकेला बिजनेस नहीं कर सकता है तो 2 लोग आपस में मिलकर बिजनेस को कर रहे थे, तो उनमें कई तरह के मतभेद शुरू हो गए दोस्तों। आपस में लड़ने के लिए फिर वह कोर्ट में जाते, मामला कोर्ट के पास में जाता और उसके पास में कोई प्रूफ नहीं था कि ये इसकी कितनी देनदारियां है, इसकी कितनी है। तब हमें पार्टनरशिप के वर्ड का महसूस हुआ, वहां से एक्ट बना 1932 एक्ट पार्टनरशिप
दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लिखित मौखिक समझौते अनुबंध ठहराव के आधार पर कार्य करने के लिए सहमत होते हैं उसे साझेदारी कहा जाता है। यह दोस्तों साझेदारी का अर्थ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लिखित या मौखिक समझौते अनुबंध या ठहराव के आधार पर किसी कार्य करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, सहमत होते हैं, तो उसे ऐसी प्रोसेस को साझेदारी कहा जाता है। ये तो हो गया दोस्तों साझेदारी का एक मीनिंग वर्ड। एक इसका सिंपल से शब्दों में अर्थ क्या है, एक नंबर के दो नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मीन पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप, ये साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तब हमें वहां पर इसके अर्थ को लिख देना है। दोस्तों आप इसको अच्छे ढंग से लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों साझेदारी में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, उनके बीच में समझौता होना आवश्यक है। वह समझौता मौखिक या लिखित रूप में हो सकता है, अनुबंध होगा, ठहराव होगा, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो उसे साझेदारी कहा जाएगा। देखिए दोस्तों ए और बी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, ए और जो बी है अपनी अपनी दुकान को चला रहे थे। दोनों की दुकान जो है वह एक ही प्रकार का उत्पादन करती है और एक ही प्रकार के सामान को बाजार में बेचती है और लाभ कमाती है। दोनों का जो लाभ था दोस्तों अधिक नहीं था, बराबरी था, ज्यादा लाभ नहीं होता। कुछ कस्टमर ए के पास में जा रहे थे, कुछ कस्टमर बी के पास में जा रहे थे। दोनों की दुकान आपस में मिली हुई थी, बस एक छोटी सी दीवार लगी हुई थी। दोनों ने आपस में विचार किया क्यों ना इस दीवार को तोड़कर हम एक एग्रीमेंट कर लें और दोनों मिलकर हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अलग से एक फर्म का नाम देकर या जॉइंट नाम देकर हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा देते हैं। जब वो इस प्रकार की एकल व्यापार, देखिए दोस्तों दोनों का सोल प्रोप्राइटर था, एकल व्यापार था, दोनों ने आपसे समझौता किया। आपसे समझौते के हिसाब से उन्होंने जो है पार्टनरशिप करने के बारे में सोचा। जब उनके दिमाग में ऐसी सोच आई, ऐसा विचार आया, तो उसे साझेदारी कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये नियम है 1932 एक्ट, जिसे पार्टनरशिप कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम साझेदारी की परिभाषा की बात करें दोस्तों कि साझेदारी की क्या परिभाषा है, तब परिभाषा में देखिए दोस्तों हमें दो प्रकार की परिभाषाएं देखने को मिलती है। एक तो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 जिसे साझेदारी अधिनियम कहा जाता है। एक है प्रोफेसर एच.एल. हेने के अनुसार। एच.एल. हेने ने जो बताया वो कहा कि साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है। यहाँ देखिए मैं परिभाषा की यदि बात करूं दोस्तों तो परिभाषा जो है वह एच.एल. हेने के द्वारा दी गई फर्स्ट डेफिनेशन, और डेफिनेशन जो है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के द्वारा भी दी गई। हम यहाँ पर दोनों की परिभाषाओं को देख लेते हैं कि हेने ने क्या कहा। हेने ने कहा दोस्तों कि साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वदा योग्य है तथा उन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता किया है। हेने ने क्या कहा दोस्तों कि वे लोग जो आपस में अपने व्यवहार को, अपने संबंधों को मजबूत बनाते हुए व्यापार करना चाहते हैं,
हैं और लाभ हानि का बंटवारा निजी तौर पर करना चाहते हैं, वे लोग पार्टनरशिप करके अपने व्यापार को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। ये दोस्तों इसकी परिभाषा का निष्कर्ष था कि उसने क्या परिभाषा बताई। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारत सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 में जो परिभाषा डेफिनेशन लिखी गई है, जो कि सभी के लिए एक जैसी होती है, सभी जो भारत के अंदर किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई भी पार्टनरशिप करे उसके लिए क्या डेफिनेशन है, हम उसके बारे में देखते हैं। साझेदारी उन लोगों के मध्य संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति, श्रम अथवा निपुणता को मिला लिया है तथा आपस में उनसे होने वाले लाभ को बांट रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी वाला। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया आपस में दोनों समझौता कर रहे हैं, अपनी संपत्ति, श्रम और अपनी पूंजी को बांट रहे हैं, एक कर रहे हैं और उससे होने वाले लाभ को बांट लेते हैं, चाहे वो किसी रेशियो में बांटे दोस्तों, ये उनके आपसी समझौते पर निर्भर करता है। मान लीजिए ए ने अपनी श्रम, भवन, पूंजी को ज्यादा उपयोग किया तो वो ज्यादा लाभ प्राप्त करने के बारे में कहे तो वैसा समझौता हो सकता है। मान लीजिए ए बी ने जो है अपनी अधिक श्रम, पूंजी, भवन का उपयोग किया, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करने के बारे में कह सकता है। या दोनों ने एक समझौता किया कि कोई कितनी ही पूंजी व्यापार में क्यों न लगाए, भवन, भूमि, श्रम का उपयोग क्यों न करे, हम जो लाभ होगा वो बराबर बांटेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब भी दोस्तों साझेदारी का स्वरूप कहलाता है। यानी हैने और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए हम परिभाषा देखें दोस्तों तो दोनों ही परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती है कि दोनों ही परिभाषाओं में एक निष्कर्ष निकलता है कि लाभ को बांटना है, दोनों ही अपने श्रम, लेबर, पूंजी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी कार्यशैली का उपयोग करेंगे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। ये होगी दोस्तों इसके अर्थ और इसकी जो है परिभाषा के बारे में। अब देखिए दोस्तों हम इसके कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, कुछ इसके लक्षण, फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके कारण जो है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर दें या फीचर्स के बारे में बात करें, इसके लक्षणों के बारे में बात करें दोस्तों कि साझेदारी किन लक्षणों के माध्यम से देखी जाती है कि साझेदारी जो है होनी चाहिए दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों हम साझेदारी का फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो वो होती है स्थापना। क्या होती है दोस्तों? स्थापना। सेकंड पॉइंट होता है देयता। थर्ड पॉइंट आ जाता है दोस्तों जोखिम वहन करना। जोखिम वहन करना। फोर्थ पॉइंट हो जाता है दोस्तों नियंत्रण एवं निर्णय लेना। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं वो हो जाता है निरंतरता। निरंतरता। सिक्स पॉइंट हो जाता है सदस्यता। हम सेवन पॉइंट की यदि बात करें वो हो जाएगा एजेंसी संबंध। क्या हो जाएगा दोस्तों? एजेंसी संबंध। देखिए दोस्तों इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्थापना की यदि हम बात करें दोस्तों तो स्थापना जो है वह 1932 अधिनियम के तहत भी की जा सकती है और आपसी समझौते के हिसाब से भी की जा सकती है। पर ध्यान रखना दोस्तों जितनी प्रकार की भी पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर 1932 एक्ट लागू होगा, उसके नियम मानने पड़ेंगे। यदि नहीं मानते हैं तो अपने नियम बताने पड़ेंगे। यदि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इसकी जो स्थापना है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी की जा सकती है और 1932 एक्ट के हिसाब से भी की जा सकती है। अतः कोई भी दो व्यक्ति जो है आपस में मिलकर किसी लाभ के बंटवारे को लेते हुए, हानि और लाभ के बंटवारे को बांटते हुए व्यवसाय करने के बारे में सोचते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से जो है उसे हम साझेदारी करेंगे जो 1932 एक्ट की पालना के द्वारा की जाती है। अब देखिए दोस्तों
विशिष्ट तरीके से यदि हम बात करें कि क्या वैधानिक तरीके से ही होना जरूरी है? नहीं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब हो गया दोस्तों कि दो व्यक्ति यदि आपस में समझौता करते हैं कि हमें इस काम को करना है और लंबे समय तक हम हमारे लाभ का बंटवारा इस प्रकार से करते रहेंगे, जब तक उनके अंदर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होता है तब तक दोस्तों साझेदारी चलती रहती है। और यदि डिस्प्यूट हो जाए तब दोस्तों वहाँ जो मामला है न्यायालय में जाता है और कर सकते हैं। बट दोस्तों इसके अंदर एक अपवाद है कि कोई भी दो व्यक्ति धर्मार्थ सेवा के लिए यदि मान लीजिए दो प्रश्न है आपस में मिल जाते हैं, या मान लीजिए कोई गौशाला चला रहे हैं दो व्यक्ति आपस में आसपास में, और वह ये कहते हैं कि हम एक बड़ी सी गौशाला का निर्माण कर देते हैं, तब दोस्तों इस प्रकार की जो पार्टनरशिप होती है वह साझेदारी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी जन सेवा या धर्मार्थ सेवा के लिए किया गया कार्य जो है साझेदारी के अंतर्गत नहीं आता है। वह नॉन प्रॉफिट एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। दो मंदिरों ने आपस में डिसीजन लिया कि हम एक कर देते हैं, तब वहां पे आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे, सब धन पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी दोस्तों ध्यान रखना कि वह जो है धर्मार्थ सेवा के लिए आ रहा है, तो वहां पर इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम देयता की बात करें, सेकंड पॉइंट जो है हमारा लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि फर्म के साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। कैसा होता है दोस्तों? दायित्व जो होता है वह असीमित होता है। कैसा होता है? असीमित। असीमित का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनलिमिटेड। यानी जितने भी पार्टनर ने पैसा लगाया है, पहली बात तो वह काम करेंगे, बाजार में जब वो काम करेंगे और मान लीजिए बाजार से उनकी उधारियां हो जाती है, बोरोज हो जाता है, मान लीजिए बैंक लोन हो गया, डेटर्स हो गए, और भी कई संस्थाओं से लोन ले लिया, लोगों से उधार ले लिया। ऐसी स्थिति में यदि वह व्यापार को बंद करने का या निर्णय लेते हैं कि आगे हम व्यवसाय जो है नहीं चलाएंगे, पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, तब समापन पर यदि मान लीजिए कि उनके लायबिलिटी की बारी आती है, लायबिलिटी चुकाने की का समय आता है, तब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो व्यापारी होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, वह सबसे पहले अपने फर्म का समापन करेंगे। फर्म का समापन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले फर्म की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको क्या किया जाएगा? उन वस्तुओं को जो है ये समझिए कि बेचा जाएगा। उनसे बेचने के लिए, उनको बेचने के लिए सबसे पहले जो है उनके जो भी सामान है उनको बेचा जाएगा, उससे पैसा प्राप्त किया जाएगा और लोगों को चुकाया जाएगा। डिस्प्यूट जो है वह न्यायालय के अंतर्गत किया जाएगा। अब मान लीजिए कि उनकी देयताएं इतनी ज्यादा थी कि जो कुछ भी देयताएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। मतलब दोस्तों समझिए कि मान लीजिए उनका कर्जा जो था, देनदारियां थी वो 50 करोड़ थी। 50 करोड़ का रुपए कर्जा चल गया। अब उन्होंने कहा बिजनेस को समाप्त कर देते, बेच देते हैं, समापन कर देते हैं। करते करते उन पर मान लीजिए 25 करोड़ तक का ही बिजनेस जैसे जो पैसा आया, किसी को बेच दिया या नीलाम कर दिया, कुछ भी 25 करोड़ अभी भी मार्केट के अंदर उड़ा है, लोगों को देना है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में अनलिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट आएगा। यानी जो व्यक्ति पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो उनकी परिसंपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। अर्थात उनके घर की संपत्तियों को बेचकर भी उनकी जो है देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से उनकी जो संपत्तियां हैं उनको बेचकर भी बाजार के अंतर्गत ऋण है, बाजार के अंतर्गत जो बोरोज है उनको पूरा किया जाएगा, उतारा जाएगा। और एक साझेदार के लाभ को कभी भी दूसरे साझेदार की हानि से
को जो लॉस हुआ, मान लीजिए कि 5 लाख वाले के को प्रॉफिट जो ज्यादा हुआ उसके प्रॉफिट से 1 लाख वाले की पूर्ति कर दी जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है सेकंड क्लियर होता है, वो होता है लायबिलिटी। उसके बाद होता है दोस्तों रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है दोस्तों? जोखिम वहन करना। देखिए दोस्तों, जोखिम जिस प्रकार से लाभ को आपस में बांटा जाएगा, जोखिम की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बराबर या उनके समझौते के अनुपात में हिसाब से बांटा जाएगा। यानी जितने ज्यादा साझेदार होंगे उतनी ज्यादा जोखिम का बंटवारा होगा, जितने कम साझेदार होंगे उतनी ही कम जोखिम का बंटवारा होगा। जिस प्रकार से लाभ के लिए सभी साझेदार एक होते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, जब जोखिम हो जाएगी तो उसको लॉस हो जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में उस लॉस को भी सभी साझेदारों पर समान रूप से या लगाई गई पूंजी के रेशियो के आधार पर जो उनके बीच में समझौता होता है उसके हिसाब से पूरा किया जाएगा। तो जोखिम वहन करना भी हो गया दोस्तों। अब आता है नियंत्रण या निर्णय लेना। देखिए दोस्तों, किसी साझेदारी के अंदर मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई 5 पार्टनर काम करते हैं। 4 पार्टनर जो हैं वो अलग-अलग तरीके के रोल को प्ले करते हैं और ए नाम का जो व्यक्ति है ये बुद्धिमान होता है, वाइज होता है, बहुत अच्छे दिमाग वाला व्यक्ति होता है। तो इसको सभी ने सर्वसम्मति से सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए सहमति प्रदान कर दी कि जितने प्रकार के भी निर्णय आप लेंगे उसके लिए हम उत्तरदायी होंगे। यानी यदि आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे, हम हमारी सहमति प्रदान करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जब कंट्रोल और डिसीजन लेने की बात आती है तब सभी व्यक्ति आपस में अपने समझौते के रूप में सभी मिलकर आपस में डिसीजन ले सकते हैं, या सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति भी संबंधित सभी प्रकार के व्यवसाय में निर्णय के लिए उत्तरदायी हो सकता है, उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उसे ये कहा जा सकता है कि आप हमारी सभी की ओर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके निर्णय को हम सर्वदा उपयुक्त मानेंगे। यदि उसके निर्णय लेने से संस्था को या व्यवसाय को कोई लॉस भी हो जाता है तब भी दोस्तों उसे उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपसे सहमति से ही उसने सभी प्रकार के निर्णय लिए। आई बात समझ में दोस्तों? क्या समझ में आया? नियंत्रण निर्णय कोई एक व्यक्ति भी ले सकता है, सभी व्यक्ति मिलकर भी नियंत्रण और नियंत्रण एवं निर्णय यानी कंट्रोल और डिसीजन ले सकते हैं। सभी मिलकर ले या सभी की ओर से कोई एक व्यक्ति भी ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सभी के सभी मान लीजिए मीटिंग में तो हिस्सा लेने नहीं जा सकते हैं, आउटसाइड जाना है या मार्केटिंग के काम में जाना है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाना है, पूरे भारत के अंदर घूमना है, वर्ल्ड में घूमना है। अब सभी के सभी अगर सभी पार्टनर एक साथ चले जाएंगे, पीछे बिजनेस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पूरा उसको कौन संभालेगा? ऐसी परिस्थिति में डिसीजन लिया जाता है कि कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति आपस में मिलकर सभी बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाएंगे। उसके बाद है दोस्तों निरंतर पार्टनरशिप। ऐसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि कुछ समय के लिए स्थापित की जाए 2-4 दिन में और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाए। इसमें क्या होगा दोस्तों? निरंतरता भी होगी। निरंतरता में ये भी होता है कि मान लीजिए 5 पार्टनर ए, बी, सी, डी की एक पार्टनर की यदि डेथ हो जाती है तो बिजनेस पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाएगा, कंटिन्यूस नहीं रखा जाएगा। नहीं दोस्तों, पार्टनर आते रहेंगे, पार्टनर जाते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो हमेशा बनी रहेगी। तब हमेशा कोशिश ये रहती है कि एक पार्टनर के जाने पर दूसरा आ जाता है, दूसरे के जाने पर तीसरा आ जाता है और पार्टनरशिप हमेशा बनी रहती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 पार्टनर हैं ए और बी। अब मान लीजिए ए की दोनों ही सोल प्रोप्राइटर थे, आपस में मिलकर समझौता किया और पार्टनरशिप का निर्माण कर दिया। एक की डेथ हो जाती है तो एक के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर पार्टनरशिप संभाल लेता है या उसका कोई उत्तराधिकारी भी पार्टनरशिप संभाल लेता है, तब भी पार्टनरशिप हमेशा बनी रहती है। पार्टनरशिप का जो अंत होगा दोस्तों वह या तो हम इसको देखेंगे आगे चैप्टर के अंदर कि पार्टनरशिप का किस प्रकार से अंत किया जा सकता है। पार्टनरशिप का अंत जो होगा दोस्तों मैं बेसिकली आपको बता दूं, या तो न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, आपसी समझौते से किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जब काम की और पार्टनरशिप खत्म हो गई, संपूर्ण का निर्माण कर दिया, इस प्रकार से पार्टनरशिप भी एंड हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों सदस्यता। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है।
कोई जरूरी नहीं है उसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बट नाबालिग व्यक्ति जो है 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो हमारे इंडियन कंटेंट एक्ट में बताया गया है कि कोई भी नाबालिग सदस्य जो है वह साझेदार नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है दोस्तों? क्योंकि माइनर जो व्यक्ति होता है वह सभी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। फिर भी दोस्तों यदि साझेदारी के अंतर्गत किसी माइनर को यदि मान लीजिए पार्टनर बनाया जाए तो बनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अवयस्क का कोई व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता, बन सकता है, परंतु जो अन्य साझेदार हैं उसके द्वारा लिए गए निर्णय डिसीजन या उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। जब इस प्रकार का लिखित रूप में कोई नोटिस अपने पास रखते हैं या दिया जाता है या बाजार के अंदर बताया जाता है कि यह नाबालिग सदस्य भी हमारा साझेदार होगा, परंतु इसके द्वारा लिए गए सभी प्रकार के जो निर्णय हैं उसके लिए हम उत्तरदायी होंगे और हमेशा होते रहेंगे जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में नाबालिग सदस्य को भी अवयस्क सदस्यों को भी साझेदार बनाया जा सकता है। सदस्यकरण के लिए कोई भी व्यक्ति बन सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति जो है पार्टनरशिप कर सकता है, बशर्ते दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद एक एजेंसी संबंध, एक एजेंट के रूप में, एक एजेंसी के रूप में सभी साझेदार एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक साझेदार एजेंट भी होते हैं और सभी साझेदार जो होते हैं वह साझेदार भी होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करते हैं और अपने फर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में जो है एजेंट के रूप में भी सभी साझेदार काम करते हैं और स्वामी के रूप में भी सभी साझेदार काम करते हैं। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वह एक दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वो एजेंट के रूप में होते हैं और सभी साझेदार एक दूसरे के स्वामी के रूप में होते हैं, इसलिए वह मालिक के रूप में भी काम करते हैं। यानी एक दूसरे के प्रेजेंटेशन के रूप में काम करेंगे, यानी एजेंसी के रूप में काम करते हैं। इसके लिए वह काम करेगा, उसके लिए वह काम, ए बी के लिए काम करेगा, बी सी के लिए काम करेगा, सी ए के लिए काम करेगा। यानी यहाँ पर जो है ये एक दूसरे से के रूप में काम करते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में इसे एजेंसी के रूप में कार्य कहा जाता है। जब वो इस प्रकार से काम करते हैं तो एजेंट के रूप में काम करते हैं और जब वह एक दूसरे की सहायता के रूप में एज अ वर्कर के रूप में, मालिक के रूप में काम करते हैं तो वह मालिक बनकर काम करते हैं और ये सभी मानव के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने साझेदारी के लक्षणों के बारे में देखा कि ऐसे कौन-कौन से फीचर्स हैं जिनके कारण साझेदारी जो है अपने आप में अच्छी मानी जाती है। अब आइए दोस्तों हम इसके साझेदारी के अंतर्गत जो है इसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा करते हैं कि साझेदारी के कौन-कौन से गुण हैं और साझेदारी के कौन-कौन से दोष हैं। देखिए दोस्तों, हर प्रकार का जो बिजनेस होता है, चाहे वो हमने कल एकल व्यापार के बारे में देखा, चाहे हमने जो है एचयूएफ के बारे में देखा, सभी के कुछ गुण हैं, सभी के कुछ दोष हैं, यानी किसी के कुछ डिमेरिट्स हैं, किसी के कुछ मेरिट्स हैं, किसी के कुछ एडवांटेज है, किसी के कुछ डिसएडवांटेज है। सब कोई भी सरकार, कोई भी फर्म जो है या कोई भी व्यवसाय जो है अपने आप में परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसके सबसे पहले अगर हम गुणों की बात करें तो स्थापना एवं समापन सरल, समापन जो है वह सरल है। सेकंड बात करें दोस्तों तो सेकंड है इसके अंदर संतुलित निर्णय है। संतुलित निर्णय, अधिक कोष, एक्स्ट्रा फंड, और अगर इसके अंदर बात करें तो जोखिम को बांटना और गोपनीयता। जोखिम को बांटना और गोपनीयता। अब देखिए दोस्तों इसके गुणों में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना और समापन जो है वो सरल है। जिस प्रकार एकल व्यापार के अंतर्गत स्थापित और सरल स्थापना करना सरल हो जाता
ठीक उसी प्रकार जो है दोस्तों पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट एंड इसका जो एडिंग होता है वो भी बहुत सरल तरीके से होता है। यदि हम इसके 1932 एक्ट के बारे में देखें, देखिए दोस्तों आगे हम इसकी अगर बात करें